नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। नेशन की कड़ी में आज देखते हैं समान अध्ययन पूर्वावलोकन, विषय सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स। चलिए, इसके अंतर्गत आज पहला चैप्टर देखते हैं मात्रक और इकाई, जिसे मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो हम लोग जानते हैं कि मूल यूनिट जो है 7 है। कौन कौन सा है? लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, समय जिसका मात्रक सेकेंड, ताप जिसका मात्रक केल्विन, विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला, पदार्थ का परिमाप जिसका मात्रक मोल। यही 7 जो मात्रक है वो मूल मात्रक है, और 2 जो होता है सहायक मात्रक या संपूरक मात्रक होता है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है, तो जहां भी शक्ति लग गया वहां मात्रक हो जाएगा वाट। चलिए, वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड का भी। मतलब वाट के जगह अगर जूल प्रति सेकेंड भी होगा तो वो भी होगा शक्ति का मात्रक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो यहाँ भी शक्ति लग गया तो इसका भी मात्रक वाट हो गया। नेक्स्ट बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो डाइन। और इसको आगे अगर न्यूटन का नहीं दिया, अगर देगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी इसका मात्रक होता है। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। और यह एक कौन सा मात्रक है? यह एक कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। नेक्स्ट देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। और देख लीजिए कह रहा है कि सुनने की जो आवृत्ति होता है ना 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। और उसी में अगर आप श्रव्य मतलब इंफ्रासोनिक होगा तो उसका आवृत्ति हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। अगर पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक होगा तो उसका होगा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, या फिर अभी नया ट्रेंड में क्या देता है 20 किलो हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। तो अभी देखें, सुनने वाला आवृत्ति मनुष्य सुनता है। अब श्रव्य इंफ्रासोनिक, ये जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है वो हाथी, गैंडा, व्हेल मछली ये सब सुनता है। और पराश्रव्य ध्वनि जिसका 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है उसको चमगादड़ सुनता है। चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ये तो सब जानता है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। लेकिन अगर कहेगा वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य के हिसाब से, तो देखिए अगर सुनने योग्य ध्वनि तो उसका जो वेवलेंथ होगा 17 मीटर से 17 मिलीमीटर। ठीक है। अगर अपश्रव्य होगा जिसको हाथी, गैंडा, व्हेल मछली सुनता है तो 17 मीटर से ऊपर का जो ध्वनि होगा। अगर पराश्रव्य ध्वनि है जिसको चमगादड़ सुनता है तो उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पूछेगा तो 17 मिलीमीटर से नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका होता है ओम मीटर। ओम मीटर होता है, तो इसमें अभी के बीपीएससी के केवल हिसाब से ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष की इकाई। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो एकदम आप मुझे याद रखना है दूरी का, ये हर क्वेश्चन में पूछता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर की बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर।
चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष होता है, जो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है वो क्या है? तो ये है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश जो एक वर्ष में दूरी चलता है या तय करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, इसका हो जाएगा दूरी, ऑप्शन डी। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी दूरी का हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर है प्रकाश वर्ष है, तो ये क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। कह रहा है कि पार्सेक है, पार्सेक तारे संबंधित दूरी को नापता है। तो कह रहा है एक पार्सेक बराबर होता है, कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लेकिन ऑप्शन बी में सन्निकट मान कितना है? 3.25। लेकिन बीपीएससी में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पर भी वो ऑप्शन चेंज कर देता है, इसलिए सटीक आंसर बीपीएससी के हिसाब से ई होगा, और जनरल को जिसमें ई ऑप्शन नहीं होता उसमें 3.25 प्रकाश वर्ष होगा। चलिए नेक्स्ट, पार्सेक मात्रक है, तो ये किसका है? दूरी का। ऐसे देखने से लग रहा है समय का, लेकिन समय नहीं होगा, दूरी होगा। चलिए, कह रहा है कोई इकाई है जिसमें 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो कह रहा है वो कौन सा इकाई है? तो वो है सेंटीमीटर। अगर 0.39 को गुना सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो वो इंच प्राप्त होगा। उसके बाद बोल रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी या मैक्सिमम जो रहता है वो आईएएस वाला क्वेश्चन ही कॉपी करता है और जो पुराना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर, ऑप्शन सी। एक नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर में होता है। देखिए मीटर में होता है, लेकिन फंसाने के लिए क्वेश्चन में दे दिया है सेंटीमीटर, तो हम लोग आंख मूंद के नहीं मारेंगे, हम लोग देख लेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो इसमें 100 से गुना और हो जाएगा, तो 10⁻⁷ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो देखिए इसमें मीटर दिया हुआ है, तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एक एम्पियर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा। नेक्स्ट, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो ये जो मेगावाट है ना, वो जो उत्पादन होता है बिजली का, उसी को मापा जाता है, तो ये ऑप्शन ए, उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट देखिए इसमें है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में भौतिक राशि दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड में दिया हुआ है यूनिट। तो देखते हैं, त्वरण, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, बल का क्या होता है? बल का हो जाएगा न्यूटन। अकृत काज, तो काज का क्या हो जाता है? जूल। और आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। तो इसका ऑप्शन 4, 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए काज का एसआई यूनिट जूल होता है, सही है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट केजी होता है, ये भी सही है। लेकिन गांव का एसआई यूनिट क्या होता है? गांव का एसआई यूनिट होता है पास्कल। जो गाइन लिखा हुआ है ना, ये सीजीएस यूनिट है बल का, मतलब फोर्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। तो देखिए इकाई और प्रचालन मतलब यूनिट। चलिए वाट है, तो वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का। नॉट बोल रहा है, तो नॉट क्या हो जाता है? समुद्री जहाज की जो गति होती है ना, उसी को नॉट बोलते हैं। और नॉटिकल मील, इसका प्रयोग नौ संचालन में होता है। और कैलोरी का हो जाता है उष्मा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया सी। चलिए नेक्स्ट, फिर वही है, सुमेलित करना है। देखिए जूल जो कह रहा है ना, जूल क्या होता है? काज और ऊर्जा का मात्रा है। 1 का 3 हो जाएगा।
कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाता है, जूल। और एम्पियर बोल रहा है, एम्पियर विद्युत धारा का, यहाँ केवल धारा लिखा हुआ है लेकिन ये विद्युत धारा एक हो जाएगा। अब फिर कह वाट, वाट हम लोग जानते हैं किसका होता है, सामर्थ का, सामर्थ को क्या कहते हैं, पावर, शक्ति। उसके बाद है वोल्ट, वोल्ट इसका हो गया विभवांतर, और कैलोरी का तो जानते हैं उष्मा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 3 1 2 4 5। चलिए नेक्स्ट, अरे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए नॉट, जहाज की चाल की माप सही है, नॉटिकल में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई ये भी सही है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई ये भी सही है, लेकिन प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समय का नहीं, वर्ष जरूर लिखा हुआ है, ये दूरी का मात्रक, तो ये डी नंबर गलत। चलिए नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है, तरंगदैर्घ्य की। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए अगर आगे, एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं, तो ये होता है 746 वाट, 746 वाट। नेक्स्ट है सूची 1 है, सूची 2 है और मिलाना है, तो देखिए कह रहा है उच्च वेग, उच्च वेग को मैक नंबर, तरंगदैर्घ्य तो एंगस्ट्रॉम, दाव तो पास्कल, ऊर्जा का जूल। तो ये हो गया 1 2 3 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखिए जूल का जो मात्रक होता है ऊर्जा होता है, उसी तरह पास्कल किसका मात्रक है, तो ये है दाव का या दबाव का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये मिलीमीटर है, तो 10⁻³ से गुना हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/1000 मीटर या 1/1000 मिलीमीटर या 10⁻³ मिलीमीटर। नेक्स्ट 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो ये 10⁻6 मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर है, तो 2 घट जाएगा तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इतना एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है, अश्व शक्ति शक्ति का इकाई ये भी सही है, समुद्री में नौ संचालन में दूरी ये भी सही है। सेल्सियस, सेल्सियस जो है ताप का इकाई है, ना कि उष्मा का, उष्मा का इकाई क्या है, कैलोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, तो बोले थे वाट जो है शक्ति का, इसमें कैलोरी है, किलो कैलोरी, किलो जूल सब उष्मा का, लेकिन जो वाट है किसका, शक्ति का, पावर का, सामर्थ्य का, जो भी बोल लीजिए। नेक्स्ट उष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो ये सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड किसका है, ताप का, और कैलोरी जो है उष्मा का, जूल भी है उष्मा का, अर्ग, अर्ग भी है उष्मा का, क्योंकि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, 1000 मीटर। अब देखिए तरह 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻12। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में अभी क्वेश्चन पूछा था सीडीपीओ में कि 10⁻21 का को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जेट्टा, 10⁻24 को बोलते हैं योट्टा। उसी तरह अगर 10⁻24 होगा तो एट्टो, और 10⁻21 होगा तो जेप्टो। और देख लेते हैं अगर 10⁻18 तो एक्सा, 10⁻15 तो पेटा, 10⁻12 तो टेरा, 10⁻9 तो गीगा, 10⁻6 तो मेगा,
टू द पावर 3 तो किलो, 10 टू द पावर 2 तो हेक्टो, 10 टू द पावर 1 तो डेका। उसी तरह 10 टू पावर -80 माइनस वाला देख लेते हैं शुरू से। -1 रहेगा तो डेसी, 10 टू पावर -2 रहेगा तो सेंटी, 10 टू पावर -3 रहेगा तो मिली, 10 टू पावर -6 तो माइक्रो, 10 टू पावर 9 तो नैनो, 10 टू पावर -12 तो पीको, 10 to the power -15 तो फेमटो, 10 to the power -18 तो एटो, 10 to the power -21 तो जेप्टो, 10 to the -24 तो एक्टो। चलिए इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी है। हम लोग का उद्देश्य होता है कि आप परीक्षा में सफल हो, इसलिए आप लोग के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया जाता है। चलिए अब आप पे निर्भर है कि कितना इसका लाभ उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट, पास्कल इकाई है तो पास्कल है दाब का इकाई। एक पास्कल जो बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। और ये जो दाब है ना वो अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है तो इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, इसका हो गया बार। एक बार बराबर होता है 10 पे पावर 5 या 10 टू पावर 5 पास्कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के समतुल्य है तो ये क्या होगा, एक बार के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेल जो है ना बैरल में खरीदाता है तो अगर तेल का जो बैरल है कितना लीटर के बराबर होता है तो ये 159 लीटर के बराबर। अगर शुद्ध रूप से बोलेगा तो 158.9873 लीटर। चलिए नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है तो इसमें जो डेल है उसी से देखना। तो देखिए माइक्रोन होता है 10 टू पावर -6, नैनो हो सकता है 10 टू पावर -9, एंगस्ट्रम होता है 10 टू पावर -10, फर्मी होता है 10 टू पावर -50। तो हम लोग जानते हैं पावर में अगर माइनस है तो जितना ज्यादा पावर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो इसमें 10 टू पावर -15 सबसे बड़ा है पावर में, तो ये सबसे छोटा यूनिट होगा। -15 को क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर। ऑप्शन डी में दो गो सूची दिया हुआ है, अब मिलाइए। क्यू से क्या है, प्रवाह की दर। वाइट क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर क्या है, भूकंप की तीव्रता के मापने का यंत्र है, यंत्र नहीं यूनिट। चलिए नेक्स्ट, बार है जो दाब का मात्रा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 2 1। नेक्स्ट, क्यूसेक से क्या मापा जाता है तो अभी जानते हैं जल का जो बहाव है उसे को क्यूसेक से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल में के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है तो ये डॉप्सन। नेक्स्ट, डॉप्सन प्रयोग इकाई प्रयोग किया जाता है तो ये ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मापक यंत्र एवं पैमाने। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो सोनार जो है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, उच्च आवृत्ति के पराश्रव्य तरंग होता है और ये वस्तु से टकराकर लौटने वाली प्रतिध्वनि की सहायता से मापा जाता है। मतलब ये क्या होता है, परावर्तन पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो अभी जाने सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनार में कौन सा तरंग यूज होता है तो सोनार में होता है पराश्रव्य तरंग।
प्रसरन तरंग होता है जिसका आवृत्ति कितना होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, जो चमगादड़ सुनता है। और अगर वो वेवलेंथ में तो कितना बोले थे 17 मिलीमीटर से नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। ऑडियो कौन है? ये सुनते हैं जो हम लोग कान में लगाते हैं, वही है, ये है ऑडियोमीटर जो ध्वनि की तीव्रता मापता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से मापन होता है पवन वेग को। पवन वेग को हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है वायु की गति किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये एनीमोमीटर। नेक्स्ट कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, आमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, पायरोमीटर उच्च ताप ये भी सही है, लेकिन टोक्योमीटर दिया हुआ। टोक्योमीटर एक सर्वेक्षण उपकरण जो क्षैतिज दूरी हो, लंबवत या उन्नयन दूरी हो, उसका डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी गलत। नेक्स्ट पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप जो है ना, उसको पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो इसको पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप अगर हमको मापना है तो पायरोमीटर का यूज करेंगे। पायरोमीटर कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है पायरोमीटर कहा जाता है, तो इसका विकिरण तापमापी जो होता है उसको पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो बी में है, थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त होता हुआ है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ये कहने का मतलब 2000 दे दिया, इसको 2000 क्या होता है उच्च तापमान, तो उसको पायरोमीटर मापते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइर हिलियोमीटर, इसको सोलर रेडिएशन मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी में मैनोमीटर, तो इसका उपयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है उपकरण यंत्र है और मापन की राशि कह रहा है एमीटर। एमीटर से धारा या विद्युत धारा हो गया। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। फिर है स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट में है कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। तो ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का अंतर है, सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। ओडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी सही है। लेकिन अमीटर, अमीटर का विद्युत शक्ति, शक्ति जहां भी आएगा वो वाट होगा, लेकिन अमीटर जो होगा विद्युत धारा के लिए, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो अभी पढ़े अमीटर। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? देखो यहाँ पे एल्कोहल नहीं होता है, जल होता है, पारा होता है, हवा होता है। तो इसमें ऑप्शन उपयुक्त सभी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल लिखा हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा साधारणतः किसका प्रयोग होता है तो पारे का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट दूध के अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो ये ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापिए, घनत्व मापिए। चलिए नेक्स्ट घनत्व, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापे? इसका भी लैक्टोमीटर हो गया। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये ऑप्शन हो गया बी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। देखिए घटना चक्र पढ़ने से यही लाभ है, देखिए एक ही चीज बार बार पूछता है, इसी से पता चलता है कि क्वेश्चन रिपीट हो। चलिए नेक्स्ट
आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण है, तो इसका भी हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर। इसको ध्यान दीजिएगा, देखिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन एक। चलिए नेक्स्ट, अगर ये तो हाइग्रोमीटर है, इसको सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो इससे क्या होता है, द्रव हो या जल हो उसका तुलनात्मक घनत्व का मात्रा पालन किया जाता है। हाइड्रोमीटर अगर बोलेगा तो ड और ग में अंतर है। अगर ड हो गया तो द्रव या जल की तुलनात्मक घनत्व का मापन हो गया, अगर ग हो गया तो सापेक्षिक आर्द्रता हो गई। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो देखिए थर्मोरेसिस्टर तो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, यही एक सही है, बाकी कोई भी सही नहीं। चलिए नेक्स्ट, फिर मिलाना है स्टेथोस्कोप, ये हो गया हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। नेक्स्ट है थिग्मोमैनोमीटर, ये है रक्तचाप मापने के लिए। नेक्स्ट है कैरेटोमीटर, ये क्या है, सोने की शुद्धता का पता लगाने, हम बोलते हैं 24 कैरेट 22 कैरेट। ये लक्स मीटर, ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है, तो रक्त दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से नाम। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान मापना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पायरोमीटर से नापते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो ये लक्स मीटर। रडार का उपयोग किया जाता है, तो रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का स्थिति पता करने में, ऑप्शन सी में रेडियो तरंग यूज होता है रडार में, ये ध्यान रखिए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेनिंग। नेक्स्ट, कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। फिर वही है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता। इसमें भूकंपीय लहरों का आयाम दिया हुआ है, हुआ से भूकंप को अक्यूब की तीव्रता मापी जाती है, तो ये रिएक्टर पैमाना। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सेल्सियस ताप, ये सही है। किलोवाट आवर विद्युत, सही है। आरएच फैक्टर रख, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाने से आर्द्रता नहीं, क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। सात के निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना ऋणात्मक मान नहीं देता है, तो ऋणात्मक मान कौन सा नहीं देता है, केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे एग्जिस्ट नहीं होता है। और बाकी जो है सेल्सियस, फारेनहाइट, रीमार, ये सब निगेटिव हो सकता है और होता भी। चलिए नेक्स्ट, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप मापी यंत्र। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता, तो ये सिस्मोग्राफ। चलिए, ये रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, इस भूकंप की तीव्रता मापने का ये यंत्र है, वो यूनिट। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, ये भूकंप या भूचाल दोनों की चीज है। देखिए सुमेलित करना है, अगर भूकंप, ये सिस्मोग्राफ। ऊंचाई, ऊंचाई अल्टीमीटर से। विद्युत धारा, विद्युत धारा एमीटर से। और प्रतिरोध ओम, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर वही चीज है फाइडोमीटर, फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर से तो इससे ऊंचाई नापते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है, तो ये समुद्र की गहराई नापते हैं हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वायु वेग नापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए है।
चलिए कौन सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर जो है दाब मापते हैं, सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति, ये भी सही है। सिस्मोमीटर, इससे भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, न कि तल की वक्रता। तो ऑप्शन डी हो गया गलत है। नेक्स्ट, फोनोमीटर। तो फोनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसको ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति का मापन किया जाता है। इसमें कोई सही नहीं है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं, झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाते हैं हम लोग पॉलीग्राफ। जो इसमें क्या होता है कि जो सच नहीं बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट के द्वारा हम लोगों को सच पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाते हैं, पुलिस लोग करवाता है कोर्ट की सहायता से, ऐसे नहीं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो उतना ही ये क्या होता है, कम बल के प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। देखिए ये साधारण यंत्र है। अगर यंत्र होता तो कम फ्रीक्वेंसी लगा के ज्यादा मात्रा में हम लोग काम कर पाते, लेकिन ये साधारण यंत्र के बारे में तो हम लोग उतना जितना बल लगाते हैं उतना ही काम भी होता है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू में खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग, ये देखिए इसमें दिया हुआ है बी, लेकिन होगा बढ़ेगा, क्योंकि आप खुद से महसूस करिए तो श्वास लेंगे तो संवेदनशील तराजू का रीडिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट, वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो ये है अपकेंद्रन। वाशिंग मशीन जो है अपकेंद्रनपन काम करता है। अपकेंद्रन का मतलब होगा जो केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, और अगर ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर जो केंद्र की ओर लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वॉशिंग मशीन हो, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन हो, चाहे कोई और मशीन हो, सब इसी पे काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, प्रक्षालन मशीन कार्य प्रणाली है, देखिए वही है अपकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए सदिश राशि नहीं है, बहुत सारा नहीं है, मतलब अदिश के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे अदिश में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इसको हिंदी में दूरी बोलते हैं। टाइम मतलब समय, मास मतलब द्रव्यमान, स्पीड मतलब चाल, वर्क मतलब कार्य, पावर मतलब शक्ति, प्रेशर मतलब दाब, इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, ऊर्जा, आयतन, परिमाप, घनत्व, ताप, मात्रा, ये सब जो जितना है ना सब अदिश राशि। अगर सदिश राशि बोले तो सदिश राशि में होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं, मोमेंटम जो संवेग, फोर्स जो जिसका हिंदी बल है, वेट जिसका हिंदी भार है, ये सब जो है वेक्टर मतलब सदिश राशि। और मतलब स्केलर माने अदिश राशि जिसका केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो अदिश हो गया, स्केलर हो गया। लेकिन सदिश जो है ना उसमें मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन दिशा भी होता है, तो वो हो गया सदिश। तो चलिए इतना हम बता दिए, स्केलर कौन कितना होता है, वेक्टर कौन होता है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब अदिश है, तो इसमें क्या होगा,
विस्थापन, वेग, बल ये सदिश है, लेकिन आयतन जो है अदिश है। डी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित के कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश में अभी बताए थे संवेग, संवेग का इंग्लिश जो होता है मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें कौन सा होगा? विस्थापन, जो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग होता है P से डिनोट करते हैं, mv होता है उसका, मास इंटू वेलोसिटी। और नीचे कह रहा है वेलोसिटी से भाग देना है, माने वेग से, तब v नीचे हो गया तो v कैंसिल, तो बच गया m मतलब द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट, बल गुणनफल है, तो बल जो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि F बराबर जो होता है m इंटू ए। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी घन के आयतन अपरित क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप में होगी, तो ये होगी 6। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जाता है, लेकिन केवल उसका रूप में परिवर्तन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हवाओं में ऊर्जा होती है, तो हवाओं में कौन सा ऊर्जा होती है? हवा गति में रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ कर दे, उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये जड़त्व कारण है। लेकिन ये जैसे देखिए चलना प्रारंभ किया, मतलब ट्रेन रुका हुआ था, तो उसी स्थिति को देखना, तो ये अस्थिरता का जड़त्व हो गया। अगर ट्रेन चल रहा था उसके बाद रुका, तो ये हो जाएगा ट्रेन गति में था, इसलिए गति का जड़त्व। यहाँ पे हो जाएगा स्थिति, अस्थिरता का जड़त्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण दिया हुआ, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो बर्फ पे क्या होता है ना, ये घर्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, कथन है तथा उसका निष्कर्ष विचार करने के लिए बोल रहे। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में, उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष मतलब क्यों देना पड़ता है, यही कह रहा है, इसका निष्कर्ष क्या होगा? तो ये है ऑप्शन सी, जब एक बार गाड़ी जो चलना शुरू कर देता है तो घर्षण कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक नाव में 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा, मनुष्य कूदा, और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी, तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो ऑप्शन डी 10 गुना है, क्योंकि 5 है, एगो 0.5 है, 10 गुना हो गया। नेक्स्ट, एक कार, एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल है, गतिज ऊर्जा में है, और उसको समान अवरोधक बल लगाया जाता है, तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड दूरी पर जाकर रुकता है, तो एक्स वाई जेड में क्या समानता है? तो ये तीनों बराबर होगा, क्योंकि तीनों पर समान अवरोधक लगाया गया है, तो वो समान दूरी पर ही रुकेगा। चलिए नेक्स्ट, करें गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो कह रहा है वेग का अनुपात, अगर वेग का अनुपात पूछेगा तो उसको रूट निकालना है, तो 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, तो 2:3। नेक्स्ट, और वेग देर रहेगा और गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो उसका स्क्वायर लगा देना है केवल, और कुछ नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा भाषण करने की कोई जरूरत नहीं। एक व्यक्ति कार में
विराम में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पहिया की प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो ये होगा, यह R से कम होगा, R से कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेल से आंसता भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ हो जाएगा ऑप्शन डी, वो परवलयाकार हो जाएगा। नेक्स्ट करा, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन जो है वो क्या होगा? अंदर की पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ये हो v माइनस यू बाई टी, मतलब अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल और उसको टाइम से भाग दे देना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति, इसका हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है या आकर्षित होती है? तो ये बोल दिए थे ब्रह्मगुप्त, न्यूटन से पहले ही। और आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बोला था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होता है। और ये ब्रह्ममिहिर हैं जो बोले थे सूर्य के चारों ओर है जो ग्रह घूमता है। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो जो थे वो दिए थे आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये थे न्यूटन। चलिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसे एक सेव छोड़ा जाता है तो वो क्या करेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी के गति से गतिमान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरता है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहता है, ऑप्शन डी। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं के अनुसार जो 2030 से 2050 तक यह पूर्ण रूप से गिर जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कराए पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ क्या होती? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है Gm1m2 बटा r स्क्वायर, मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए अगर दोगुना होगा तो 1 बटा r स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2 स्क्वायर, तो 1 बटा 4 मतलब 1/4 हो जाएगा, सी चौथा भाग। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगा? तो इसमें सभी समान रूप से एक साथ पहुंचेगा, अगर जब तक बोला नहीं जाए कि वायुमंडल में कोई प्रतिरोध है। चलिए नेक्स्ट, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, देखिए हवा बोल रहा है तो हवा क्या करेगा? प्रतिरोध का काम करेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा। क्यों? क्योंकि लोहा लकड़ी का समान है वजन, तो लोहा आकार छोटा होगा, लकड़ी का आकार बड़ा होगा, तो जितना बड़ा आकार हवा उतना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, लोहे का गेंद पहले गिरेगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है 2 गो गेंद है ए और बी जो 10 केजी और 1 केजी का है, उसमें 20 मीटर ऊंचाई के एक साथ गिराया जाता है, मतलब इसमें कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें प्रतिरोध के बारे में बात नहीं किया गया, तो वजन कितना भी हो
सेम ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पहुंचेगा। नेक्स्ट कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कारण देखिए गलत है, गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी पर भी है। तो कथन एक सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अब विषुवत रेखा पर क्या होता है? जीरो। सॉरी, विषुवत रेखा नहीं, सेंटर पर जीरो होता है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक ही होता है, दोनों जगह न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट है एक पिंड का अधिकतम भार किसमें होता है? तो ये हाइड्रोजन में होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, अभी देखे थे। कोई गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए। ये डिस्टेंस मतलब विस्थापन का और टाइम का ग्राफ है जो परवलयाकार होगा। नेक्स्ट एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलता है तो अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा? ऑप्शन डी 1/sin थीटा, सॉरी ऑप्शन सी 1/sin थीटा √2h/g। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो ऊंचाई से गिराया जा रहा है, मतलब जिस समय गिराया जा रहा है उस समय उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो v बराबर u प्लस at होता है। तो u तो 0 हो गया और 9.8 g होता है, 3 से गुना करेंगे तो 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो g का मान क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, त्वरण कितना हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg, चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 kg। नेक्स्ट भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य की स्थिति जो होती है वही भारहीनता होती है। चलिए नेक्स्ट है सुमेलित करना है। रेडियम, तो रेडियम का जो आविष्कारक थे मैडम क्यूरी थे। पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। एक्सरे का रुंटगन थे और चेचक का एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए रेडियम का तो थे मैडम क्यूरी, लेकिन रेडियो धर्मिता का अगर पूछेगा तो वो बैकुरल है। नेक्स्ट पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी जो गति होती है ना वो शून्य होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इनमें कौन सा परिणाम सही होगा? तो गुरुत्वाकर्षण लुप्त होगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए, और द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरती क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है।
ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो ये होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये डॉपलर प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारणों से करता है, तो ये केंद्राभिमुखी बल, जो केंद्र की ओर बल लगता है उसी के कारण, केंद्र बल के कारण उपग्रह जो है चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट, प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में अगर विभाजित किया जाता है, तो कह रहा है जैसा कि कौन कौन सा बल में, गुरुत्व हो गया, विद्युत चुंबकीय बल होगा, दुर्लभ नाभिकीय बल होगा, प्रबल नाभिकीय बल होगा। तो कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कह रहा है गुरुत्व बल चारों में सबसे प्रबल है, तो ये गलत है, क्योंकि गुरुत्व बल जो होता है सबसे कमजोर बल होता है, लेकिन जबकि सबसे प्रबल बल जो होता है नाभिकीय बल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम होगा, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोलक की कलावधि, तो लोलक की कलावधि उसके लंबाई पर निर्भर होता है, क्योंकि टी बराबर होता है 2 पाई√अंडर L/G, एल को छोड़कर बाकी सब इसमें कांस्टेंट होता है, और एल है जो वेरिएबल है इसलिए इस पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो अगर लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लोलक है देरी से दोलन करेगा, मतलब सुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल, तब प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लंबाई घट गया, खड़ा होगा तो, और जो झूला है ना जल्दी जल्दी दोलन करेगा, तो दोलन जल्दी जल्दी करेगा मतलब टाइम पीरियड घट गया। नेक्स्ट, एक समान दोलन का दोलन चल रहा है, दोलक एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा, कह रहा है कि ऑप्शन सी सही है, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट बिंदु वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है, 2 बार, क्योंकि एक इधर एक दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर। नेक्स्ट, कह रहा है समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये भी सही है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यम स्थिति में मतलब बीच में होता है, तो क्या क्या होगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, मतलब बल जीरो, उसका त्वरण शून्य, जब बल ही जीरो तो त्वरण ऑटोमेटिक शून्य, वेग अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा, जब वेग अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगा, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगा, अगर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम तो स्थितिज ऊर्जा जीरो। फिर कह रहा एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर दोलन पहुंच गया तो 2 एक्सट्रीम पॉइंट होता है, तो उसमें क्या होगा, त्वरण का मान अधिकतम होगा, सही है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यान बल अधिकतम होगा, मतलब बल अधिकतम होगा, सही है। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाता है क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर जाके रुकता है, तो गतिज ऊर्जा जीरो, अब वेग भी शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकता है, तो ये हो जाएगा शीतकाल में तीव्र गति से चलेगा, क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि गर्मी में
लंबाई बढ़ जाता है, शीतकाल में सिकुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर पलायन वेग है तो ये तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सब जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो ये वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पलायन वेग पृथ्वी से बाहर जाने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग से फेंका जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो ये ऑप्शन डी। जनरली नहीं पता चले ना तब बड़ा वाला जो ऑप्शन होता है जनरली 90% वही आंसर होता है। तो इस पर गैस वायुओं का पलायन वेग तो उसके मध्य मूल वेग से कम होता है, यही ऑप्शन सही है। देखिए सबसे लंबा है डी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, स्थूल पदार्थों का गुण। तो इसमें पहला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण है? तो ये है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, पानी के बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण भी है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट, द्रव में संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, ये भी है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो ये घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल पानी को ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हुआ। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अगर कम रहेगा तो फूट जाएगा। नेक्स्ट, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसमें क्या होगा, बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक तार से एक ही पदार्थ से बने चार तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिक तरंगदैर्घ्य होगी? तो ये ऑप्शन सी, 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर वाला तार। नेक्स्ट हो गया 11, निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, ये सही है। फिर ऑप्शन बी में है, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए अष्टा का प्रयोग नहीं किया, ये तो मुंह से खींचते हैं इसलिए इसमें केशिकत्व का कोई कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट 3 है, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये भी सही है। बड़े बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है क्योंकि केशिकत्व के कारण और जाइलम के कारण वो जो नीचे से है खनिज और जल अपने ऊपर की ओर चढ़ाता है, पत्ते तक भेजता है, अगर वो नहीं होगा तो पेड़ पौधा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए केशिकत्व उसका भी कारण है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो अभी बताए थे, पौधे की जड़ों से जल का इसका समुद्र की ओर बढ़ना, केशिकत्व तो कारण है लेकिन एक और जाइलम टिश्यू होता है उसमें ये भी सहायक होता है इस कार्य के लिए। चलिए नेक्स्ट, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती को ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव या केशिकत्व। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब किसी झील के ऊपरी तली से फिर से देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह पर आएगा तो इसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये देखते होंगे तालाब के किनारे बैठते होंगे तो ये सब दिखने को मिलता है, बड़ा हो जाता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव का श्यानता क्या होगा? घटेगा, क्योंकि श्यानता जो है ना फैलने का विरोध करता है, द्रव जो फैल रहा है उसको विरोध करेगा, उसको श्यानता बोलते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा द्रव और तेजी से फैलेगा।
तो मतलब विरोध कम हो गया तो ज्यादा फैल रहा है, इसका मतलब श्यानता घट गया। चलिए नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल वायुदाब में कमी के कारण वायुदाब कम जाता है ऊपर, इसलिए। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये है पास्कल का नियम। चलिए नेक्स्ट, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल में भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में कौन कौन सा क्रांति ला दिया? तो ये ला दिया, देखिए मोबाइल ऑटोमोबाइल आ गया तो आवागमन में वृद्धि हुआ, लोगों से जुड़ाव के संबंध में, जैसे मोबाइल आया तो आदमी बैठ के क्या करेगा, बात करने लगा, शुरू कर दिया, तो ये आवागमन भी में संबंध में भी क्रांति ला दिया और लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी क्रांति ला दिया, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह मिलने के लिए तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए और मोबाइल का यूज कर लिए हैं। और तीसरा है लोगों का संवेदनशीलता के संबंध, संवेदनशीलता से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एक और दो ही सही होगा, तो ऑप्शन ए सही है। बैरोमीटर का पठन अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सा मौसम दशा इंगित होता है? तो ये हो गया तूफानी मौसम, ऑप्शन ए। देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसका सबसे नीचे छिद्र का नाम 1 दिया है, बीच वाला का 2 दिया, उससे ऊपर 3 दिया है और सबसे ऊपर 4 दिया है। तो कह रहा है इस छिद्र से अगर पानी निकले तो अधिकतम दूरी तक कौन जाएगा? तो अधिकतम दूरी का जाएगा जो बीच में है 2 नंबर, इसलिए ऑप्शन सी सही है। कह रहा है नेक्स्ट है, एक सरल किसी सिलिंडराकार पाइप के धारारेखीय रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की प्रवेशिका प्रोफाइल होगा, तो ये हो जाएगा डी वाला, बीच में ज्यादा तेजी से निकलेगा और उसे थोड़ा 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 कम होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोल परिष्करण का उतोत्पाद है? उतोत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट, जैसे प्रकाश संश्लेषण का पूछा था उतोत्पाद, तो उसमें ऑक्सीजन हो गया, इसमें हो जाएगा एस्फॉल्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कड़े जाड़ों में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्योंकि है ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिक होता है, इसलिए। नेक्स्ट, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहता है, क्यों? क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी जमा रहता है, पानी में मछली श्वास ले पाता है, इसलिए जिंदा रहता है। नेक्स्ट, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जमता, इसलिए। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, इसलिए ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो ये तो जानते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी ताप का पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये 4 डिग्री, ऑप्शन ए। जल का अधिकतम घनत्व ये हो जाएगा ऑप्शन बी 277 केल्विन, लेकिन अगर बीपीएस ये ऑप्शन वाला है तो 277.15 होगा इसका रियल आंसर। चलिए नेक्स्ट, लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ये कथन है, कारण है लोहे की अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो ए सही है और गलत है, उल्टा लिख दिया है। नेक्स्ट, लोहे के कील पारे पैर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो ये लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी ऊपर तैरता है, क्योंकि ऑप्शन डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, तो ये भारी महसूस होता है पानी की सतह के ऊपर अगर हुआ तो। नेक्स्ट,
एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो इसका जल भार होगा तो ये होगा 0। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है तो ये अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है तो इसका उनका कम घनत्व है, इसी कारण वो तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सबसे पहले प्राकृतिक रूप से उत्पादित किया गया था? ये है टेक्नीशियम, जिसको 1937 में निर्माण किया गया था। अब परमाणु संख्या कितना है? 43। चलिए नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है तो ये होता है 1/9 भाग। ये समुद्र की बात कर रहा है। नेक्स्ट, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा तो ये अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट हो गया, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये क्या होगा? संपूर्ण शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों होता है? क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है, नमकीन होने से उसका घनत्व बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी के जल से समुद्र के जल का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, कारण में दे रहा है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, स्थिति विज्ञान में से किससे संबंधित है तो स्थिति विज्ञान संबंधित है विश्राम की स्थिति से। चलिए इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ और ये पार्ट 1 का सीरीज है। ये 2-3 सीरीज में आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि अगर एक सीरीज में लाया जाए तो वो देखने में ही बहुत लंबा हो जाता है और हम लोग का माइंड जो है लंबा वीडियो देखकर थोड़ा सा जल्दी नर्वस होता है, इसलिए कोशिश किया गया है कि छोटा छोटा सीरीज लाया जाए और आप लोग इसको देखें, इसका लाभ उठाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।